गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम जैसे आपके सिलेबस में तो मेंशन है पोलराइजेबिलिटी, बट इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग रमन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद में हम क्वांटम मैकेनिकली भी पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आज हम पोलराइजेबिलिटी के बेस पे रमन इफेक्ट को पढ़ेंगे, या आप ये भी आ सकता है, मे भी हो सकता है कि क्लासिकल थ्योरी के नाम से आ जाए, बट लगभग पोलराइजेबिलिटी के नाम से आता है। तो आपको इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बस सेम ही लिख के आना है आपको। तो हम देख लेते हैं अभी ये क्या कहते हैं कि एन एलिमेंट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द रमन इफेक्ट कैन बी गिवन बाय क्लासिकल थ्योरी, कि जो एक्सप्लेनेशन थी रमन इफेक्ट की वो क्लासिकल थ्योरी से भी दी गई थी। अकॉर्डिंग टू इट ए लाइट वेव इज ट्रेवलिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ओनली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट गिव राइज टू रमन इफेक्ट, कि जो हमारी लाइट वेव होती है उसके साथ दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसने कहा ये? क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओनली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है ना, जो वो ही क्या देता है? हमारा रमन इफेक्ट देता है। व्हेन ए लाइट वेव मीट्स द मॉलिक्यूल, कि जैसे ही मॉलिक्यूल पे हमारी लाइट वेव क्या होती है? इंसिडेंट होती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो क्या करता है? फोर्स एग्जर्ट करता है मॉलिक्यूल पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव एग्जैक्ट सेम फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ द लाइट लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, की जो हमारा जैसे ही इंसिडेंट हो गई हमारी लाइट, तो उसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, सभी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल के, उन पे क्या करेगा? इक्वली फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है लाइट की? बहुत ही लार्ज है मॉलिक्यूल के साइज के कंपेयर में। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट वेव टेंड्स टुवर्ड positively charged nucleus in the direction of the field and while negatively charged electrons in the opposite direction। तो इस इफेक्ट से जैसे फोर्स उसने एग्जर्ट किया तो हमारा क्या हो गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई थी हमारे एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या हो जाएंगी? वो तो मूव करेंगी टूवर्ड द इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे कि इधर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ लीजिए अगर ऐसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? स्लाइटली क्या हो गया? इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो चार्ज का सेपरेशन हो गया। तो फिर क्या होगा? दिस सेपरेशन ऑफ द चार्ज सेंटर काज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टू बी सेट अप और इन द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल इज सेट टू बी पोलराइज। तो अब हम मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं? पोलराइज कह सकते हैं। जैसे H2 आपने नाम देखा होगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव, तो स्लाइटली चार्ज का सेपरेशन होता है, तो ही तो पोलराइज बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट भी होगी उसके पास। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? P इज इक्वल टू अल्फा ई, वेयर अल्फा इज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अब क्या हो जाएगा? जो फील्ड एसोसिएटेड होगा लाइट, कोई जो भी हमारी लाइट हमने इंसिडेंट करवाई थी मॉलिक्यूल पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए कोई न्यू डैश है, तो उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है वो कितना जाए? ई डैश इज इक्वल टू ई नोट। ई नोट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इनिशियली, वो है sin 2 पाई न्यू डैश टी। एंड पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? अगर हम फर्स्ट वाले में ई की वैल्यू रखें, पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अल्फा ई। तो इधर हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी इज इक्वल टू अल्फा ई नोट sin 2 पाई न्यू डैश टी। मॉलिक्यूल नाउ बिहेव एज एन ऑक्सीलेटर। अब क्या करेगा मॉलिक्यूल? क्या करेगा? पोलराइजेबिलिटी आएगी तो बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर क्या कहता है? जो ऑक्सीलेट करता है। एंड रेडिएट एनर्जी, अब क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of frequency nu dash which is nu dash which is same as the frequency of incident wave, कि ऑक्सीलेट करेगा मॉलिक्यूल और रेडिएट करेगा एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी के साथ? न्यू डैश के साथ, जो फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी? इंसिडेंट वेव की थी। द मॉलिक्यूल ऑल्सो इंटरनल मोशन, क्या हमें पता है कि मॉलिक्यूल की इंटरनल मोशन भी तो करता है, कि अगर मॉलिक्यूल है
इंटर जो उसके आउटर तो मोशन करता ही है, वो एक्सटर्नली भी मोशन करता है, बट इंटरनल भी उसके पास मोशन होती है, जैसे रोटेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया न्यूक्लियाई का। तो हम क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव इंटरनल मोशन इन इज दैट रोटेशनल वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई ड्यू टू दिस मोशन अल्फा मीन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज विद टाइम, कि अब इंटरनल मोशन भी हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या हो जाएगी, उससे पोलराइजेबिलिटी हमारी अफेक्ट होएगी। तो क्या होगा, वाइब्रेशन। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक बार वाइब्रेशनल केस लेंगे, इसके कारण कितने अफेक्ट हुए वो लेंगे, फिर रोटेशन लेंगे, फिर टोटल लेंगे। तो वाइब्रेशनल वेरिएशन इन अल्फ़ा में भी रिटर्न एज, कि वाइब्रेशन के कारण अल्फ़ा में क्या चेंज आए, वो हो जाएगी अल्फ़ा। आप नोट ले लीजिएगा, वी प्लस वी क्या लिए हमने, वी मतलब वाइब्रेशन को डिनोट करने के लिए, अल्फ़ा 1 वी साइन 2 पाई न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन टी। फिर अल्फ़ा नोट वी क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, मतलब जब इक्विलिब्रियम में होगा मॉलिक्यूल तो जब जितनी उसकी पोलराइजेबिलिटी थी वो है अल्फ़ा नोट वी। अल्फ़ा 1 वी क्या थी, मैक्सिमम चेंज ड्यूरिंग इन दी वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन कर रहा था मॉलिक्यूल तो कितना चेंज आ सकता था पोलराइजेबिलिटी में, वो डिनोट कर रहा है हमारा अल्फ़ा 1 वे। अब क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी इधर, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, जब वाइब्रेट कर रहा था हमारा मॉलिक्यूल, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी हमने ये यूज किया सब्सक्रिप्ट टू डिनोट द वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो द इक्वेशन 3 बिकेम एज अल्फ़ा 0 वी ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, अल्फ़ा 1 वी ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, और जो हमारी साइन 2 पाई वी ऑफ ऑक्सीलेशन टी। तो अब इधर देखो साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो हमें ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारी पी वी की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा नोट वी ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस 1/2 अल्फ़ा 1 बाई वी ई नोट कोस 2 पाई न्यू डैश माइनस न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन टी एंड माइनस कोस 2 पाई न्यू डैश प्लस न्यू डैश न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन टी। तो हमारी ये क्या है, पोलराइजेबिलिटी आएगी ड्यू टू द वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। बट रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है कि जो न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन है, अगर वाइब्रेशन की बात करें तो वो उस अगर वाइब्रेशन में ये है, तो अगर रोटेशन की बात करें तो ये 2 टाइम्स हो जाती है रोटेशन के केस में। अब रोटेशन के लिए हमने सब्सक्रिप्ट क्या यूज किया है, रोटेशन लिख लेना या आर लिख लेना आप, तो ये क्या हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम वाली हो जाएगी हमारे जब विदाउट रोटेशन के, और ये रोटेशन में जब जितना मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी हो सकती थी वो हो जाएगी। सिमिलरली आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन 5 लिखी है ऐसे ही हमने क्या लिखनी है, रोटेशन के केस में लिखनी है, बस वी ऑफ ऑक्सीलेशन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2 वी रोटेशन आ जाएगा, क्योंकि वो 2 टाइम्स होती है। तो ये किसके लिए हो जाएगी हमारे पास, रोटेशन के लिए हो जाएगी, पी रोटेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा जी नोट आर ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस 1/2 अल्फ़ा 1 आर ई नोट कोस 2 पाई न्यू डैश माइनस 2 वी ऑफ रोटेशन टी। सिमिलर है, बस हमने क्या लिखा है, 2 टाइम्स लिख दिया है, माइनस कोस 2 पाई न्यू डैश प्लस 2 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंटू टी। तो दस द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट नोट ओनली द चेंज विद न्यू डैश। अब आपको दिख रहा है कि इक्वेशन अगर 5 और 6 से देखें तो न्यू डैश के साथ ही चेंज नहीं हो रही, रोटेशन के साथ भी चेंज हो रही है, ऑक्सीलेशन के साथ भी चेंज हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, दस द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट नोट ओनली चेंजेज विद द न्यू डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये हमारी इंसिडेंट लाइट की थी, है ना, as shown in equation 5 and 6, but also changes with new dash of minus new of oscillation plus or new dash plus new of oscillation or new dash minus 2 times of frequency of rotation, new dash plus 2 times of frequency of rotation। तो इनके साथ भी क्या हो रही है हमारी जो डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये हमने इक्वेशन 5 और 6 से ऑब्जर्व किया है। तो हैंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्कैटर्ड लाइट वन ऑब्टेन वाइब्रेशनल रमन लाइन सेट, की जो रमन लाइन्स आएंगी हमारी, एक तो क्या आ जाएगी, जो ये तो जो हम बात करें अगर वाइब्रेशन की बात करें तो
इक्वेशन 5 से देखें तो हमारी ये तो जो हमारी न्यू डैश तो है, इधर से तो हमारी क्या आ जाएगी, रिले लाइन आ जाएगी, और न्यू डैश माइनस न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन से हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी स्ट्रोक लाइन, और इससे क्या आ जाएगी हमारी एंटी स्ट्रोक लाइन। ए डिस्टेंस ऑफ न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन ऑन आइदर साइड ऑफ रिले लाइन, कि ये क्या है हमारी इंसिडेंट होगी, इन दोनों की साइड क्या आ जाएगी, हमारी रमन लाइन शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये न्यू डैश माइनस न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन तो स्ट्रोक लाइन की हो जाएगी, और न्यू डैश प्लस न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, एंटी स्ट्रोक लाइन की हो जाएगी। तो हमारे दोनों ही एग्जिस्ट करेगी, वाइब्रेशन में भी और रोटेशन में भी। रोटेशनल रमन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ न्यू रोटेशन ऑन आइदर साइड ऑफ रिले लाइन, कि इस पे अगर रोटेशन की बात करेंगे तो इस पे रिले लाइन आएगी, और विद रिस्पेक्ट हम बात करेंगे न्यू डैश माइनस 2 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन तो उधर होगी स्ट्रोक, और प्लस कर देंगे तो वहाँ एंटी स्ट्रोक आ जाएगी। इट इज़ दस क्लियर दैट मॉलिक्यूल नीड नॉट हैव the permanent dipole moment for its Raman spectrum to appear. Hence the Raman spectra also occur for homonuclear molecule like H2N2O2 beside the molecule like HCl। तो हमने कल भी बताया था जब हमने रमन इफेक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि रमन इफेक्ट क्या होता है कि जो होमोन्यूक्लियर के लिए भी एग्जिस्ट करता है, बट जब हम नियर इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो सिर्फ जो वो था हेटेरोन्यूक्लियर के लिए ही एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उसके लिए हमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए होती थी। बट इस केस में रमन के लिए हमें क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट की प्रेजेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ उधर हम क्या करेंगे, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट से भी हमें रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो हो सकता है कि पेपर में आपको मिल जाए कि रमन इफेक्ट के लिए क्या परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए, नहीं चाहिए तो एक्सप्लेन कीजिए। तो भी हम यही बात करके आएंगे, पोलराइजेबिलिटी को लेते हुए बताएंगे कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आएगी, और इंड्यूस डाइपोल मोमेंट के कारण हमें क्या मिलेगा, रमन इफेक्ट मिलेगा। तो भी आपको यही सेम बात रिपीट करके आनी है। अब देखो क्लासिकल थ्योरी होगी थी, तो क्वांटम थ्योरी पे तभी तो जाएंगे जब क्लासिकल थ्योरी में कुछ लिमिटेशन आई होंगी। तो अब लिमिटेशन की बात भी कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। According to classical theory, Raman lines on both sides of the relay line have same intensity, but experimentally Stokes line is generally more intense than anti-Stokes line। बट क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा, जो दोनों रमन लाइन थी एंटी स्टोक और स्टोक दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, बट जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली में हमने ऑब्जर्व किया तो क्या होता है कि एंटी स्टोक की ज़्यादा होती है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये क्या होगी, क्लासिकल थ्योरी फेल होगी। वाइल वी ऑफ ऑक्सीलेशन हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू बट वी ऑफ रोटेशन कैन क्लासिकली टेक एनी वैल्यू, देयरफॉर क्लासिकल द रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन आइदर साइड ऑफ रिले लाइन। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू ऑब्जर्वेशन। क्या कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वी रोटेशन क्या थी, कोई भी वैल्यू टेक कर सकती थी अपनी, मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर की वैल्यू ले सकती थी। बट क्या था कि फिर इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना था, हमें रोटेशन के केस में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता। तो बट हमें तो जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। तो ये क्या होगी, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई इधर। तो इधर हमारी क्या होगी, क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है। तभी हमारी क्या आई, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आई ऑफ रमन इफेक्ट। तो ये गाइस आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।